नमस्कार, मैं हूं नीलू। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और सबसे पहले खबर आगरा से लेते हैं। यहां पर जालसाज गिरफ्तार किया गया है। जालसाज के नौकरों के नाम बनाई थी फर्जी फॉर्म। 6,000 के पगार वाले नौकर को बनाया करोड़पति। उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक फर्जी फॉर्मों की भरमार है। इन फॉर्मों के अकाउंट से करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। करोड़ों की जीएसटी चोरी के लिए ये पूरा फर्जी फॉर्म खोला गया था। पीड़ित नौकर की शिकायत पर जालसाज को गिरफ्तार किया गया है। आरिफ खान हमारे साथ जोड़ा है। आरिफ, क्या खबर है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नीलू, ये फर्जी फर्मों का एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। एक कारोबारी है, उन्होंने 2 नौकरों के नाम पर कई फर्में खोली हैं। बताया ये जा रहा है कि 9 अकाउंट भी खोले गए जिनमें करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। आगरा में अकाउंट खोले गए, इसके अलावा मुंबई में एक बैंक में अकाउंट खोला गया जिससे करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी जो कारोबारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इतने बड़े लेवल पर करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। तो आरिफ, इसका खुलासा किस तरह से हुआ? क्या नौकर ने शिकायत की? कैसे ये मामला पुलिस तक पहुंचा? बिल्कुल, देखिए नौकर को जो पता चला कि उसके नाम पर पूरी फर्म खोल ली गई है और बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शन किया जा रहा है और सिर्फ 6,000 रुपए जिसको तनख्वाह मिल रही है हर महीने, उसने जाकर सीधे आगरा के एसएसपी से कंप्लेंट की कि मेरे नाम पर इस तरह से फर्म खोली गई है, उसको ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा होगा। इसी बात को लेकर एक बड़ी जांच कराई तब पता चला कि एक बहुत बड़ा फर्मों का फर्जीवाड़ा है और जीएसटी चोरी करने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, रात में मेरी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना ये है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत लोग इसमें शामिल है और बहुत बड़ा ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ। तो बड़ा रैकेट था, अब इसका खुलासा किया है और जो मालिक है वो अब पुलिस के शिकंजे में है। और सुल्तानपुर से खबर है। सुल्तानपुर में कोरोना का कहर देखने को मिला है। सुल्तानपुर में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब तक 1567 लोग हो चुके हैं संक्रमित। कोरोना के जिले में अब तक 26 लोगों की इसको लेकर मौत भी हो गई है। बातचीत करने के लिए आलोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब मामला बढ़कर 1567 पहुंच गया है। किस तरह की प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोरोना संक्रमण को रोका जाए? देखिए नीलू, आपको बता दें कि जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय तो लॉकडाउन था ही। उसके बाद यहाँ का जो पुलिस और प्रशासन है उसने यहाँ पर लॉकडाउन को नहीं खोला। उसके बाद लगातार लॉकडाउन जो है, दुकानें बंद रही और जहाँ पर कंटेनमेंट एरिया था वहाँ बिल्कुल सील किया गया। डोर टू डोर व्यवस्था अभी तक लागू है, अभी तक दुकानें बंद है। तो कहीं न कहीं प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई उसके बावजूद जो है 1,500 से अधिक लोग जो है संक्रमित हो गए। 1567 लोग संक्रमित हुए हैं। लगातार आए दिन जो है 2 दर्जन 3 दर्जन लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। अगर प्रशासन कोई व्यवस्था न करता तो ये बड़ी संख्या होती और 26 लोगों की मौत होना भी अपने आप में एक बड़ी चीज। तो अस्पताल तैयार है इसके लिए लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं आलोक? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है फरीदीपुर में कोविड L1 बनाया गया है और इसके अलावा भी एक जगह पर अभी डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया था स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ। तब वहाँ भी L1 L2 हॉस्पिटल बनाने की तैयारी चल रही। इस प्रकार से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना संक्रमण से लड़ाई को लेकर के प्रयासरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक तमाम जानकारी देने के लिए। और बीजेपी नेता संजय खोकर के परिजनों ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। बागपत के बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के साथ पीड़ित परिजन सीएम से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच और आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बागपत में 11 अगस्त को बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या हो गई थी। और प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फूट पड़ा है। खबर है कि क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम अधिकारियों का सीएम ने तबादला कर दिया है और इसको लेकर उन्होंने कड़ा संदेश भी दिया है कि किसी भी तरह की नाकामी बर्दाश्त नहीं होगी, वो चाहे कोई भी हो। यही कारण है कि 6 आईएएस और 15 आईपीएस का तबादला किया जा चुका है। तो मैं आपको बता दें कौन कौन से वो ऑफिसर हैं जिनका तबादला हुआ है। त्रिवेणी सिंह एसपी साइबर क्राइम लखनऊ बने हैं। एसएसपी आजमगढ़ त्रिवेणी सिंह पर गिरिगाज है, जबकि संजीव त्यागी एसपी प्रतापगढ़ बनाए गए हैं। अजय कुमार सिंह एसपी मिर्जापुर बने हैं। शुभ्रा सक्सेना चिकित्सा स्वास्थ्य बनी है। यशु रस्तोगी मुरादाबाद वीसी बनाई गई हैं। अविनाश कुमार हरदोई के डीएम बनाए गए हैं। पीलीभीत के डीएम बनाए गए हैं पुलकित खरे। हरदोई के डीएम पुलकित खरे का तबादला हुआ है। टीके शिबू को श्रावस्ती का डीएम बनाया गया है। और सरकार ने इन अफसरों को निशाना बनाया है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से बदायूं में कानून व्यवस्था चुनौती बनी थी।
2 दिन पहले आजमगढ़ में प्रधान की हत्या के बाद गांव वालों का आक्रोश देखने को मिला। इधर गोरखपुर में बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया, जिससे सीएम योगी नाराज थे। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं के एसपी अशोक कुमार त्रिपाठी को हटा दिया। आजमगढ़ से एसएसपी त्रिवेणी सिंह को भी वहां से हटाया गया है। गोरखपुर के एसएसपी बने सुनील गुप्ता का भी ट्रांसफर किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें जिनका तबादला किया गया जो अधिकारी हैं। और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का आज हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर कल शाम उनका निधन हो गया। चेतन चौहान कोरोना वायरस से ग्रसित भी थे, संक्रमित थे। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के बाद 73 वर्षीय इस पूर्व क्रिकेटर को यहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसी तरह से कोरोना ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री की जान ले ली। इससे पहले 2 अगस्त को कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की भी कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और अब चेतन चौहान की मौत हुई है, जिनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए विपिन गिरी हमारे साथ हापुड़ से जुड़ आए हैं। शिवम हमारे साथ अमरोहा से होंगे। विपिन, जिस तरह से चेतन चौहान की मौत हुई, आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, किस तरह की तैयारी अंतिम संस्कार को लेकर, और लोग काफी गमगीन हैं? देखिए, पूर्व क्रिकेटर रहे और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन की खबर मिलते ही हापुड़ और अमरोहा का जो ये क्षेत्र है, इसमें शोक की लहर दौड़ गई। और बीजेपी नेताओं के अलावा जो तमाम जनता के से जुड़े हुए लोग थे, उनमें भी शोक की लहर है, क्योंकि चेतन चौहान अक्सर गढ़मुक्तेश्वर के इन इलाकों में दौरा किया करते थे, यहाँ रहते थे। तो अब जो फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि 12 बजे के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा और करीब 3 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। और फिलहाल जो अभी जानकारी मिल पा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों के शामिल होने की इसमें उम्मीद है। और अभी जानकारी ये भी मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। विपिन, क्या इनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शनों के लिए भी रखा जाएगा? देखिए, अमरोहा क्षेत्र में रहते थे, अमरोहा क्षेत्र में विधानसभा से ही विधायक थे, तो वहीं पर इनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। तो अभी जानकारी जो है ऐसी है कि ब्रजघाट में उनके जो पार्थिव शरीर आएगा, उसके दर्शन लोगों को कम ही हो पाएंगे, क्योंकि अंतिम संस्कार ब्रजघाट पे ही किया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया कल से चल रही है, कल शाम से ही उनके लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब 12 बजे के बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा, तो करीब 3 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार ब्रजघाट में किया जाएगा। शिवम शर्मा भी हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए। शिवम, अब अगर बात की जाए जिस तरह से पार्थिव शरीर को वहां रखा गया है, लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, चूंकि कोरोना संक्रमित थे इसलिए कुछ प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। किस तरह से उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और किस तरह से इसका पालन हो रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जैसे चेतन चौहान की सूचना कल शाम को मिली, तो वैसे ही पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। इस समय अब आज उनका अंतिम अंत्येष्टि होनी है हापुड़ जनपद के गढ़ घाट पर, जहां पर वहां पर कुछ स्थानीय जो नेता हैं आसपास जिले के पहुंचेंगे। लेकिन अब बड़े मंत्री का अभी तक कोरोना के चलते उसका जो कोविड-19 का पालन करने को लेकर वो अब तक कोई यहाँ बड़ा प्रोग्राम नहीं हासिल हुआ है। मेरे साथ इस समय जिलाध्यक्ष अमरोहा के जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो मेरे साथ ही वो बताएंगे तो किस तरह यहाँ कौन कौन यहाँ पर शामिल होंगे, किस तरह यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। आइए, मेरे साथ ब्रजेश चौधरी जिलाध्यक्ष। आइए, नहीं पता मैं ये हमारे जो कल अचानक जो समाचार मिला, हमारे नौगामा से विधायक, अमरोहा जिले से नौगामा विधानसभा पड़ती है, वहां से विधायक है माननीय श्रीमान चेतन चौहान जी, उनका देहांत हो गया। हम सब लोग कार्यालय पे बैठे थे, तुरंत ही कार्यालय पे शोक की लहर दौड़ गई। पूरे जिले के लोग वैसे भी इसकी लगातार सूचनाएं ले रहे थे कि क्या हो रहा, कैसे, कहां पे चल रहा है। और उनका जो पार्थिव शरीर है लगभग 1-1.5 बजे के करीब ब्रजघाट आएगा। और अभी तक की सूचना के आधार पर, क्योंकि कोविड-19 के पालन करते हुए
अभी तक किसी बड़े नेता का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमारे जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो सब लोग पूछेंगे। 12 बजे यहाँ कार्यालय पर शोक सभा रखी गई, उसके बाद सब लोग वहाँ पे पूछेंगे। शिवम, जरा इनसे पूछे कि जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अपने मंत्री का वो अंतिम दर्शन करे। इसके अलावा वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर भी रह चुके हैं, तो सब चाहते हैं कि अंतिम दर्शन करें। तो इसके लिए किस तरह से फॉलो किया जा रहा है? चूंकि कोरोना है, सबको सामने भी नहीं जाने दिया जा रहा होगा, तो किस तरह से लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं? किस तरह से यहाँ के जो सब आएगा, तो किस तरह से यहाँ पर अंतिम दर्शन करेंगे लोग, ये किस तरह से पालन किया जाएगा कोविड-19? शुभम जी, ये जो कोविड-19 के पालन करते हुए अंतिम सब जो शरीर हमारा, उनका पार्थिव शरीर आ रहा है, उनके अंतिम दर्शन के लिए तो यहाँ अलाउड नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 का पालन किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये है, जो स्थानीय हमारे जो नेता हैं, स्थानीय पदाधिकारी हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो सब लोग हमें पूछेंगे, लेकिन अंतिम दर्शन का उसमें कोई अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया। पार्थिव शरीर के पास पहुंचेंगे। चलिए, तो शिवम, चूंकि कोरोना से उनकी मृत्यु हुई थी, इस वजह से कोविड के नियमों का भी पालन करना है और इसको ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार चेतन चौहान जी का किया जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं सहारनपुर की। तो सहारनपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धर पकड़ अभियान के तहत रोजाना शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नामनगर चौकी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। चेकिंग के दौरान बिना बम्पर की पल्सर बाइक पर 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो युवकों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों बदमाशों का पीछा किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये थाना देहात कोतवाली का टॉप 10 अपराधी है। फरार बदमाश की तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। पल्सर थी, बिना नंबर की, संदिग्ध प्रतीत हुई, पुलिस ने रोका, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग करी है। पुलिस ने पीछा किया उनका और बार बार ही पुलिस के ऊपर जो फायरिंग करते रहे, तो पुलिस के द्वारा जो है आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करी गई। एक बदमाश मौके का फायदा उठा करके भाग गया, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही थी, और दूसरा बदमाश जो है जिसको देखा गया तो उसके पैर में चोट लगी है। और मथुरा में बेखौफ युवकों ने बियर उधार नहीं देने पर दुकान के सेल्समैन को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। लोगों ने गोलीबारी की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सेल्समैन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर इसकी हालत चिंताजनक हालत को देख मथुरा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कस्बे के ही रहने वाले युवक ने सेल्समैन से उधार में बियर मांगी और मना करने पर उसे गोली मार दी। मरीज के दाहिने हाथ में काफी गंभीर चोट थी, काफी सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। राइट आर्म फ्रैक्चर दिख रहा था, बोन जो है उसके लग रहे थे जैसे कि जो 2 टुकड़ों में टूट गए हैं। जब मैंने मरीज से पूछा तो मरीज ने बताया कि उसे किसी संदिग्ध व्यक्ति ने गोली मार दी जी, और उसके हाथ से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। बात करने की स्थिति में उतनी ज्यादा वो था नहीं। और कुशीनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर ज्वेलरी कारोबारी हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपी युवक अभी पढ़ाई करता है, लेकिन बुरी संगत ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। 6 अगस्त को रामकोला थाना क्षेत्र में 3 बाइक सवार बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट करने में असफल होने पर गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक अपने शौक के चलते कुछ बदमाशों के साथ लूटपाट शुरू की थी। पुलिस बाकी 2 बदमाशों की तलाश में जुटी है। एक बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है, जिसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार करते हुए ले जाकर पूरा घटनास्थल से लेकर के कैसे क्या हुआ पूरी घटना की जानकारी दी है। बदमाश के पास से एक अवैध शस्त्र, तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके संबंध में अलग से अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। और भदोही जिले के ज्ञानपुर में बाहुबली विधायक विजय मिश्र को कोर्ट में पेशी के बाद 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया। सुरक्षा के मद्देनजर विजय मिश्रा का जेल ट्रांसफर किया गया है। एक रिश्तेदार ने 4 अगस्त को विधायक विजय मिश्रा, उसकी पत्नी और बेटे पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के आगर मालवा में
एमपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसे 2 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई और सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। 28 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी और इस बीच विधायक की बेटी ने कुछ लोगों पर उनके पिता की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। जैसा पिताजी ने बताया, जैसा बड़े पापा ने बताया, मैंने कभी देखा नहीं। मैंने तो कभी जीवन में देखा ही नहीं है कि कई करोड़ के असल है, AK-47 या जो भी हो मुझे नहीं मालूम है, कई करोड़ के खरीदे जा चुके हैं। जो रात में प्लांट कर दे या उन्हें मरवा दिया जाए, ये जानकारी मिली है। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरी माता केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से, कि मेरे पिताजी की, मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। क्योंकि नैनी जेल इसलिए शिफ्ट किया गया कि यहाँ के जेलर ने रिपोर्ट दिया था कि सर इनको यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है, तो इस वजह से फिर डीएम साहब ने उसके लिए एक आदेश कर दिया कि इनको नैनी जेल शिफ्ट कर दिया जाए। और सीबीआई ने मुरादाबाद में प्रथमा बैंक के हेड ऑफिस पर छापा मारा। गाजियाबाद से आई सीबीआई टीम ने पहले बैंक के रिकवरी जनरल मैनेजर के आवास पर रेड की और इसके बाद सीबीआई की टीम उन्हें अपने साथ लेकर प्रथमा बैंक के हेड ऑफिस पहुंची। यहां काफी देर तक छानबीन करने के बाद सीबीआई की टीम बैंक के रिकवरी विभाग के जनरल मैनेजर को अपने साथ गाजियाबाद लेकर गई। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि सीबीआई किस मामले में रिकवरी जनरल मैनेजर को अपने साथ लेकर गई है। सीबीआई के अफसर भी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। 3 गाड़ी देखी मैंने। तो क्या बताया उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। साहब बैठे थे अंदर, जीएम साहब। मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला कि गेट खोलो। फिर और ड्राइवर बोला कि मैं बोला कौन है, तो बोला साहब आप खोलिए, सीबीआई जांच के लिए आइए। और मैनपुरी में एक युवक की हत्या कर दी गई। आशंका है कि रुपए के लेन देन के विवाद के चलते उसकी हत्या की गई। परिजनों के मुताबिक युवक ने रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए एक दलाल को 6 लाख रुपए दिए थे। नौकरी नहीं लगने के बाद वो पिछले 1 साल से अपने रुपए वापस मांग रहा था। परिजन हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। पोस्टमार्टम में भी सिर के पिछले हिस्से में गहरी चोट की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस भी इसे हत्या मानकर जांच में जुट गई है। हमें इनकी साइकिल मिली और फिर थोड़ा घर पे शंका हुई कि ये कहाँ चले गए। फ़ोन ऑन किया, फ़ोन स्विच ऑफ गया। फिर तो ढूंढा गया, ये नहीं मिले। 14 को पूरी रात ढूंढा गया, 15 को पूरे दिन ढूंढा गया। फिर 15 को ये शाम को एक खेत में, मक्का के खेत में मिले और इनकी डेड बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मारपीट हुई है उनके साथ। और कानपुर के गोविंद नगर स्थित रिजेंसी हॉस्पिटल में खुलेआम गुंडाई की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में हॉस्पिटल के सुरक्षाकर्मी तीमारदार को पीटते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गई। तीमारदारों को पीटता देख स्थानीय लोगों ने बचाव किया, तब जाकर मामले को शांत किया जा सका। आरोप लग रहे हैं कि इस अस्पताल के कर्मचारी आए दिन तीमारदारों के साथ मारपीट किया करते थे। और आगरा में पानी से भरा खेत संघर्ष का मैदान बन गया है और 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। खेत में हुए संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मामला थाना खंदौली इलाके का है, जहां पर छेड़खानी को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष खेत में ही भिड़ गए और जमकर एक दूसरे को पीटने लगे। महिलाएं भी लाठी लेकर दौड़ती नजर आई। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।